नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ने जा रहे हैं। पढ़ने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको सारी क्लासेस के अपडेट मिलते रहें। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक रखा गया है। एक राज्य को एक कल्याणकारी राज्य बनाने में ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होते हैं। इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। सर बी एन राव, संविधान सभा के सलाहकार सर बी एन राव के अनुसार व्यक्तित्व को दो अधिकार देने थे। एक तो उसके ऐसे अधिकार देने थे जो न्यायोचित हो, मतलब जिसे जाकर के न्यायालय में चुनौती दी जा सके, तथा दूसरा जो था एक जो गैर न्यायोचित था। दो अधिकार देने थे। तो इस तरह से जो न्यायोचित अधिकार था, मतलब जिसे जाकर के अदालत में या कोर्ट में जाकर के जिसे चुनौती दी जा सकती थी, उसे मूल अधिकार कहा गया और उसे भाग 3 में रखा गया। साथ ही साथ राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भाग 4 में रखा गया। इसके लिए आप न्यायालय में जाकर के भी कोई रिट वगैरह जारी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका सबसे बड़ा, अगर इसकी आलोचना की बात की जाए तो सबसे बड़ी आलोचना इसकी ये है कि इसको न्यायालय में चुनौती नहीं, पूरा जनता के ऊपर इसको छोड़ा गया। जनता ही इसका आकलन करके अपने अधिकार का प्रयोग कर सकती है, ठीक है। अब इसको अनुच्छेद के माध्यम से हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हमने वही अनुच्छेद को लिखा है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अनुच्छेद 36 जो मैंने नहीं लिखा क्योंकि 36 से 51 तक स्टार्ट हो रहे हैं, तो अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। हमने अनुच्छेद 38 से लिखा गया। तो अनुच्छेद 38 में क्या क्या है, कहा गया कि राज्य को सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा। राज्य एक सामाजिक व्यवस्था की, राज्य एक आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक न्याय के तहत नागरिकों के हित के कार्य करेगा, नागरिकों के हित में सारे कार्य करेगा और सबको आय की असमानता को दूर करने की कोशिश करेगा। मतलब सबके लिए जो आय है उसका एक अच्छा स्रोत बनाने की कोशिश करेगा। अनुच्छेद 39 में दिया है संसाधनों का उचित वितरण, मतलब जो भी संसाधन होंगे उसका एक समान वितरण किया जाएगा। और इसी के साथ पुरुष तथा महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन देने का भी प्रावधान अनुच्छेद 39 में है। उसके बाद 39, इसी के साथ 39 का भी है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता देगा। मतलब ऐसे व्यक्ति कोई भी आर्थिक तंगी की वजह से न्याय से अछूता न रह जाए, इसलिए सबको समान न्याय देने का जो है राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि सबको समान न्याय दे सके, तथा निःशुल्क विधिक सहायता भी देने की वो प्रयास करेगा कि लोगों को निःशुल्क सहायता भी दी जा सके, ठीक है। अनुच्छेद 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन। अगर आपको ये अनुच्छेद लर्न करने हैं तो आप इन 3 अनुच्छेद को एक साथ में आप कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, अनुच्छेद 40 में क्या है कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा, ठीक है। जो कि अच्छा, इसमें एक बात और बतानी है कि ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इनमें 3 विचारधाराओं को शामिल किया गया है। एक तो है गांधीवादी विचारधारा, दूसरी क्या है समाजवादी विचारधारा, और तीसरी क्या है उदारवादी विचारधारा। तो जो आप अनुच्छेद में क्लियर तरीके से देख सकेंगे कि गांधीवादी विचारधारा को किस तरह से इसमें समाहित किया गया है, ठीक है। क्योंकि गांधी जी किसी भी संविधान सभा के किसी भी तरीके से सदस्य नहीं थे, लेकिन उनके विचारों को राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आप स्पष्ट तरीके से देख सकेंगे, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 41 क्या कहता है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने का अधिकार है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति बूढ़ा है, दुर्बल है, या ऐसा व्यक्ति, या फिर महिलाओं को काम पाने का अधिकार है। राज्य को ये प्रयास करना चाहिए कि वो लोगों को काम देने का भी काम करे। जैसे कि अनुच्छेद 41 में मनरेगा के तहत जो व्यक्ति काम पाते हैं वो इसी अनुच्छेद 41 के अंतर्गत ही काम पाने के अधिकार में ही आता है, ठीक है। या फिर लोक सहायता देगा, यदि कोई विधवा महिला है या फिर कोई वृद्ध पुरुष है तो उसको लिए वो समय समय पर ऐसे कार्यक्रम चलाएगा या फिर ऐसी योजनाएं लेकर के आएगा जिससे उन्हें लोक सहायता प्राप्त कराई जा सके, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 42 में क्या काम जो दिया है, उसके बाद ये आप अनुच्छेद 41, ये अनुच्छेद 40 को आप अलग से लर्न करेंगे। उसके बाद 41 से लेकर के आप
43 तक एक साथ लर्न करने की कोशिश कीजिएगा कि 41 में क्या है कि काम देगी। राज्य सरकार का ये है कि लोगों को काम देगी, उनकी शिक्षा का प्रबंध कराएगी, साथ में उनको समय समय पे लोक सहायता भी देगी। जैसे कि आपने भी देखा बहुत सारी स्कीमें चलती है कि वृद्ध लोगों को कुछ पैसे दिए जाते हैं, वो इन्हीं इसी अनुच्छेद 41 के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 42 में क्या है कि जो काम दे रही है सरकार वो न्याय संगत होना चाहिए तथा मनुचित दिशा का होना चाहिए। मतलब जो काम दे रहा है वो सही काम होना चाहिए, कुछ भी नहीं ताकि किसी व्यक्ति को दे दिया कि जाइए आप किसी को मार दीजिए या किसी को शूट कर दीजिए, ऐसा कोई कार्य नहीं होना चाहिए। कार्य न्याय संगत होना चाहिए तथा जो जहाँ वहाँ का एनवायरनमेंट होना चाहिए वो मनुचित होना चाहिए, मतलब एनवायरनमेंट भी सही होना चाहिए। किसी व्यक्ति को अगर काम दिया है तो उसे सही काम देना पड़ेगा और वहाँ का एनवायरनमेंट भी सही होना चाहिए। तो अनुच्छेद 42 में ये दिया है। 41 में क्या दिया है कि कार्य देगा, काम देगा लोगों को करने के लिए। 42 में क्या दिया है कि काम सही होना चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 43 को एक साथ मिलन करते हैं। अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी देगा। मतलब आपको अगर राज्य सरकार कोई ऐसा आपको काम देती है तो उसमें आपको मजदूरी ऐसी देगी जिससे आप अपना जीवन यापन सही ढंग से कर सके, मतलब आपको उस काम की उचित मजदूरी देगी। ठीक है, और साथ में कभी कभी ये कुटीर उद्योगों गांव वगैरह में कुटीर उद्योगों को भी जो है क्या कहते हैं प्रोत्साहित करने का प्रयास करेगी राज्य सरकार। ठीक है, उसके बाद ये चारों हो गए, तीन एक साथ आपको लर्न करने 41, 42, 43। पहले में क्या है 41 में काम दे रही है, 42 में क्या है वो सही काम दे रही है, 43 में क्या है आपको इतनी मजदूरी दे रही है ताकि आप अपना जीवन यापन सही ढंग से कर सके। ठीक है, अनुच्छेद 44 में क्या आता है कि समान नागरिक संहिता है। समान नागरिक संहिता अभी पूर्णतया लागू नहीं हो पाई है, तो इसमें इसको लर्न करने का बहुत इजी तरीका है कि 4 इक्वल है ना, 4 तो समान नागरिक संहिता। 44 में क्या है समान नागरिक संहिता। ठीक है, 45 में क्या है बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। अब अनुच्छेद जो 45 है ये पहले क्या था कि यहाँ पे 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था, लेकिन इसको उठा करके जो अनुच्छेद 21A में रख दिया गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे जगह हो गई खाली, तो यहाँ पे 6 तक के मतलब 6 से नीचे 0 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए, शिशुओं के लिए ये यहाँ पे रख दिया गया। तो इसमें क्या है बच्चों के जीवन के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए समय समय पर सरकार प्रयास करेगी, साथ ही साथ उनकी शिक्षा का भी ध्यान देगी। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 46 क्या कहता है, यहाँ पे बालकों की बात हो गई अनुच्छेद 45 में। फिर अनुच्छेद 46 में क्या होगा, अनुसूचित जाति व जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा व हितों का प्रावधान करेगी। ठीक है, ऊपर एक साथ आपको ये सारा लर्न करना है। 45 में क्या है बालकों के लिए, 46 में क्या और बढ़ा दिया तो अनुसूचित जाति, ऐसे व्यक्ति अनुसूचित जाति जनजाति हो गई या दुर्लभ व्यक्ति, इनके भी हित के सारे कार्य करेगी। मतलब इनके स्वास्थ्य, इनकी शिक्षा और इनके जीवन के लिए राज्य सरकार का दायित्व है कि वो सही काम करेगी। लेकिन अगर राज्य सरकार नहीं करती है, ये हमने पहले ही आपको स्टार्टिंग में बता दिया है कि अगर राज्य सरकार ऐसा कुछ नहीं करती है तो उसके लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है अनुच्छेद 47 में क्या करेगी, पोषाहार जीवन स्तर बढ़ाना तथा मादक पेय पदार्थों पर प्रतिबंध लगाएगी। अब आपको क्या कहते हैं इनकी लोगों के जीवन, पोषाहार मतलब आपको अच्छे भोजन के लिए या अच्छे आपके जीवन के विकास के लिए समय समय पर कार्यक्रम चलाएगी। ठीक है, आपके जीवन स्तर बढ़ाने के लिए तरह के कार्यक्रम चलाएगी राज्य सरकार का ये कर्तव्य। साथ में ऐसी औषधि जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो तथा ऐसे मादक पेय पदार्थ जिन पर वो प्रतिबंध लगाएगी। जैसा कि आप लोगों को पता है बिहार सरकार ने भी इन सब चीजों पे प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन ये प्रयास करेगी ऐसा लगाने का। अगर लगाती है तो भी सही है, नहीं लगाती है तो भी सही है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 48 में है कृषि व पशुपालन संगठन दुधारू पशु वध निषेध। ठीक है, क्या करेगी अब आपको काम में ये आपको कृषि का काम देगी। ठीक है, अच्छा पशुओं के लिए कृषि में क्या करेगी, आधुनिक या वैज्ञानिक प्रणालियों की चीजें, नई जो विकसित चीजें उनको मुहैया कराने का उसका प्रयास करेगी। ठीक है, उसके बाद पशुपालन में नई नई नस्लों साथ में जैसे गौशाला वगैरह बनवाना है, इन सब का काम करेगी। साथ में दुधारू पशु हो गए जैसे गाय वगैरह हो गए, बछड़े वगैरह हो गए, इनके वध पर क्या करेगी प्रतिबंध लगाने का भी कार्य करेगी। ठीक है,
उसके बाद अनुच्छेद 49 में क्या है, अब यहाँ से आपने ये दो एक साथ में ये अलग या तो याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 49 में क्या, राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण करेगी, ठीक है। मतलब राज्य सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि अगर कोई ऐसी स्थान है जो ऐतिहासिक है, यहाँ लोग आते हैं घूमने, तो उनके संरक्षण मतलब वो खराब ना हो जाए या फिर नष्ट ना हो जाए, उसके लिए वो उसका संरक्षण करेगी, ठीक है, उसकी देखभाल करेगी, ये राज्य सरकार का कर्तव्य है, ठीक है। उसके साथ में क्या करेगी, अनुच्छेद 50 में क्या, कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करेगी। ये जो अनुच्छेद है बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथककरण का कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 50 50-50 करेगी। मैं ये बता रही हूँ, मतलब 50 से आपको लर्न करने में इजी होगा कि 50-50 करेगी। कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने का प्रावधान है ताकि ये स्वतंत्र रूप से अपना अलग अलग सही दायित्व निभा सके, ठीक है। फिर अनुच्छेद 51 में क्या है, अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना। राज्य सरकार का ये कर्तव्य है कि वो ऐसे कार्य करे जिससे दो राष्ट्रों के बीच में एक शांति बनी रहे, शांति स्थापित रहे, ठीक है। ये राज्य सरकार का कर्तव्य। तो आई होप कि सारे अनुच्छेद आपको याद हो गए होंगे। एक या दो बार इसको रिवाइज कीजिएगा, ये बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में आज यही, कल आपकी जो क्लास होगी वो आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू।